नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो कहानी भी किसी की निजी ज़िंदगी पर आधारित है। और जब ये कहानी मेरे तक आई तो इसे सुनकर एक बार के लिए मैं भी सन्न रह गई। दोस्तों, ये कहानी जिसने मुझे सुनाई उनका नाम सीमा है और वो मुंबई की रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए सीमा की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो महज एक कहानी नहीं है। ये हादसा है जिसे मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने झेला है। और अगर मैं सच कहूँ तो जब उसने मुझे ये किस्सा सुनाया तो मेरी रूह कांप गई थी। करीब 3 साल पहले मेरी दोस्त रिया पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आई थी। शहर बहुत बड़ा था लेकिन हॉस्टल उससे भी ज़्यादा पुराना। हॉस्टल की इमारत करीब 100 साल पुरानी थी। बाहर से देखने के लिए किसी पुराने महल जैसी दिख रही थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और जगह जगह पपड़ी झड़ी हुई। शायद अंग्रेजों के ज़माने में यह कोई सरकारी हवेली रही होगी जिसे बाद में हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया था। रिया पहली बार जब उस हॉस्टल में दाखिल हुई तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट हुई। दरवाजे से अंदर जाते ही लंबा सा हॉल जिसकी छत पर जाले लटके हुए थे और सीढ़ियों के पास से अजीब सी गंध आ रही थी। वार्डन ने उसे तीसरी मंजिल का कमरा दिया। कमरा छोटा था लेकिन अकेले रहने के लिए काफी था। लकड़ी का एक पुराना बिस्तर, लोहे की अलमारी और एक मेज, बस इतना ही। रिया ने हंसते हुए सोचा, चलो कमरा तो छोटा है लेकिन पढ़ाई के लिए सही है। उस रात जब वो अपना सामान रख रही थी तो उसने अलमारी खोली। अलमारी के दरवाजे से धूल झरझर करके नीचे गिर रही थी। रिया ने हाथ से धूल झाड़ी और नीचे की दरार खींची। जैसे ही दरार खुली, अंदर से एक काली चमड़े की पुरानी डायरी गिर पड़ी। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। उस पर धूल जमी हुई थी, किनारे फटे हुए थे। रिया ने सोचा किसी पुरानी लड़की की चीज होगी, लेकिन जब उसने पहला पन्ना पलटा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो समझो कि मेरी कहानी अधूरी है। मेरा नाम अब इस दुनिया में मायने नहीं रखता। मैं वो हूँ जिसे धोखा देकर मार दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। रिया ने पन्ना पढ़ते ही डायरी बंद कर दी। उसके शरीर में झुरमुरी सी दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद कोई हॉस्टल की पुरानी लड़की मजाक के तौर पर यह डायरी वहां छोड़ आई, और वो हंसकर डायरी को वापस रखकर सो गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी रात रिया ने पढ़ाई खत्म की और सोने से पहले डायरी खोल ली। उसमें लिखा था, मैं इस हॉस्टल के इसी कमरे में रहती हूँ। यही मेरी हंसी गूंजती थी, यही मेरे सपने पलते थे, लेकिन यही मुझे धोखा मिला और मेरी जान ले ली गई। जैसे ही उसने ये पंक्तियां पढ़ी, कमरे की खिड़की अपने आप चर चर की आवाज से खुल गई। तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और टेबल पर रखी किताबें उड़कर बिखर गई। रिया का दिल धक धक करने लगा। उसने फटाफट खिड़की बंद की और डायरी पलटकर बिस्तर में घुस गई। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। पूरी रात उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। तीसरी रात उसने सोचा, नहीं, ये सब मेरा वहम है, और उसने फिर से डायरी पढ़नी शुरू कर दी। उसमें लिखा था, मुझे जहर दिया गया था। जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरी चीखें इसी कमरे की दीवारों में आज भी गूंजती है। रिया के साथ उसके हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर सामने रखा छोटा आईना उठाया और चेहरा देखने लगी।
लेकिन आईने में उसे अपने पीछे किसी और लड़की का चेहरा दिखा। लंबे बाल, पीली आंखें और खून से भीगे होठ। रिया ने चीख मारकर आईना जमीन पर पटक दिया। आईना चटक कर टूट गया। उसके बाद उसने डायरी को बिस्तर के नीचे छुपा दिया, पर असली डर तो अभी बाकी था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो और डरावनी लग रही हो तो मेरे केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह हम हर बार लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। तब तक के लिए बने रहें मेरी इस कहानी पर। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह रिया को उस हॉस्टल की पुरानी अलमारी से एक काली डायरी मिली और कैसे उस डायरी के पन्ने पढ़ते पढ़ते कमरे में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लेकिन ये तो बस आगाज था, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। उस रात रिया बहुत थकी हुई थी। उसने सोचा कि आज डायरी नहीं पढ़ेगी और वैसे ही सो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके कानों में किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, पढ़ो, पढ़ो इससे और उठाओ इस डायरी को। मेरी अधूरी कहानी को तुम ही पूरा करोगी। रिया ने आंखें खोली। कमरा बिल्कुल सुनसान था। उसने अपने कानों को हाथ से दबाया और खुद को समझाया, नहीं, ये सब मेरा कल्पना है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन तभी बिस्तर के पास रखा लैंप अपने आप जल उठा और रिया को लगा जैसे डायरी बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे अपने आप बाहर सरक रही हो। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और चौथा पन्ना पलटा। जिससे मैंने मोहब्बत की, उसने ही मेरी मौत लिखी। मेरा विश्वास, मेरी आत्मा, सब उसी ने तोड़ा। वो चाहता था कि मैं खत्म हो जाऊं, ताकि उसका राज हमेशा छुपा रहे। जैसे ही रिया ने ये पंक्तियां पढ़ी, कमरे की दीवारों से कर कर की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से अंदर से उसे खरोंच रहा हो। रिया ने डर कर दीवार पर हाथ रखा तो उसे अंदर से किसी की धड़कन की आवाज महसूस हुई, जैसे कोई उस दीवार में जिंदा दबा हो। अगली रात जब रिया कमरे में लौटी तो उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम्हारा अतीत लौट आया है। रिया कांप उठी। उसने सोचा किसी ने शरारत की होगी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वो लाल रंग नहीं, खून था और नीचे फर्श पर भी खून की बूंदें टपक रही थी। उसने घबराकर मेज पोस लगाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना खून, ना कोई निशान। सब कुछ जैसे अचानक गायब हो गया। रिया ने तय कर लिया कि वो अब डायरी नहीं पढ़ेगी, लेकिन उसके मन में अजीब खिंचाव होता था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मजबूर कर रही हो उस डायरी के पन्ने को खोलने के लिए। उसने डायरी फिर से खोलकर देखना चाहा। अब तक तुमने मेरी कहानी अधूरी छोड़ी है, लेकिन तुम भाग नहीं सकती, तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। रिया घबराकर आईने की तरफ देखने लगी। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें उसे अपनी परछाई साफ दिख रही थी। और अचानक वो परछाई उसकी नहीं थी, वो किसी और लड़की की थी। सफ़ेद कपड़े, आंखों के नीचे काले गहरे घेरे और गले पर गहरे नीले निशान, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मारा हो। रिया चीख मारकर पीछे हटी, लेकिन वो परछाई वहीं खड़ी थी और उसे घूर रही थी। रिया अब डर और जिज्ञासा दोनों में फंस चुकी थी। उसने तय किया कि चाहे जो हो, आज वो डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर रहेगी। उसने पन्ना खोला और उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम वही हो जो कभी मैं थी। तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, ये मेरा पुनर्जन्म है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरा बदला नहीं लिया तो तुम्हारा भी अंत मेरे जैसा होगा। रिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे कमरे की छत से कोई अदृश्य परछाई उसे घूर रही हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की चर चर की आवाज के साथ हिलने लगी और हवा में एक चीख गूंजी,
मेरा बदला तुम लोगी। रिया की आंखें अंधेरे में चमकने लगी। उसे अपने कमरे और अपने शरीर पर पुराने जख्म उभरते दिखाई दिए। उसके गले पर भी वही नीली निशान बनने लगी जो आईने में उस लड़की के गले पर थी और कमना खून से लथपथ था। रिया समझ चुकी थी कि यह सिर्फ किसी और की कहानी नहीं बल्कि ये उसकी पिछली जिंदगी है और अब वो लड़की की आत्मा उसी में जी रही है। अगली सुबह रिया जब क्लास से लौटी तो उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा उसके पैरों के नीचे कुछ दबा। वो झुकी और देखा कि ज़मीन पर वही डायरी रखी थी, जबकि उसने कसम खाई थी कि वो उसे बिस्तर के नीचे छुपा कर रखेगी और नहीं निकालेगी। डायरी अपने आप इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत चाहती हो कि रिया इसे पढ़े। रिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली और उसमें लिखा था, मेरा नाम अनाम है, मैं अनामिका थी, यही इसी हॉस्टल के इसी कमरे में रहती थी। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा मोहब्बत से मतलब था। मुझे लगा था कि जिसने मेरा हाथ थामा है वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में अजीब खिंचाव हुआ, जैसे वो शब्द कहीं उसके दिल की गहराइयों में पहले से ही दर्ज हो। उस रात रिया ने तय किया कि वो कमरे में अकेली नहीं सोएगी। उसने अपनी दोस्त नेहा को बुला लिया। नेहा मजाक में बोली, अरे तू भी ना पुरानी डायरी पढ़कर पागल हो गई। रिया ने कहा, नहीं, ये डायरी मेरी ही जिंदगी की है। मुझे लग रहा है ये सब पहले मेरे साथ हो चुका है। नेहा ने हंसते हुए फिर से कहा, ओह, अब तू कहेगी कि तेरा ये पुनर्जन्म है। रिया चुप रही, क्योंकि उसके मन में ये शक अब यकीन बदलने लगा था। आधी रात को अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। रिया और नेहा दोनों घबरा गईं। टॉर्च जलाते ही उन्होंने देखा कि आईने में एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कपड़े, बिखरे बाल और गले पर गहरे नीले निशान। नेहा चीख पड़ी और बिस्तर के नीचे छुप गई, लेकिन रिया उस औरत को देखती थी और अचानक उस औरत ने आईने से बाहर आकर सीधे रिया के सामने खड़े होकर कहा, तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं तुम ही हूँ। तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। रिया का पूरा शरीर जड़ हो गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन था वो जिसने तुम्हें मारा? वो परछाई बोली, तुम्हारा सबसे करीबी, तुम्हारा अपना। अगले दिन रिया ने हिम्मत जुटाई और वार्डन के कमरे में चली गई। उसने वार्डन से पूछा, मैडम, इस हॉस्टल में पहले कभी कोई हादसा हुआ था क्या? वार्डन ने चौंक कर कहा, तुम्हें ये क्यों जानना है? रिया बोली, बस ऐसे ही, रात को अजीब ख्वाब आते हैं। वार्डन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, करीब 25 साल पहले इसी कमरे में रहने वाली एक लड़की की रहस्यमयी मौत थी। उसका नाम अनामिका था। रिया का गला सूख गया। वार्डन ने अलमारी से पुराना रजिस्टर निकाला और पन्ने पलटने लगी। उसमें लिखा था, अनामिका, कमरा नंबर 307, मौत जहर खाने से। रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में अब कोई शक नहीं था, वो अनामिका का पुनर्जन्म थी। रिया ने कई रातें जागकर काटी, लेकिन 7वें दिन उसे नींद आ गई। उस सपने में उसने खुद को उसी पुराने जमाने में देखा जो अनामिका बन चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठकर किसी लड़के का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में चालाकी। वो लड़का मुस्कुराकर बोला, अनामिका, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अनामिका यानी रिया के सपने वाली खुद ने हंसते हुए कहा, तो हमेशा मेरे साथ रहना। लड़के ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें कुछ काला जहरीला तरल पदार्थ भरा हुआ था। रिया सपने में तड़प उठी। उसने देखा कि लड़का चुपके से वो जहर अनामिका के गिलास में
डाल रहा है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी पिछली ज़िंदगी में उसे उसी लड़के ने मारा था। लेकिन सवाल ये था कि वो लड़का कौन था? क्या वो आज भी जिंदा है? रिया को अब रोज़ सपने आने लगे। हर रात सपने का कोई नया टुकड़ा सामने आता। कभी वो देखती कि वो अनामिका बनकर किसी लड़के से बात कर रही है, तो कभी देखती कि वही लड़का उसके लिए गाने गा रहा है। लेकिन हर सपने का अंत जहर और मौत से होता था। रिया अब समझ चुकी थी कि ये सपने नहीं बल्कि उसकी पिछली जिंदगी की यादें हैं। एक शाम जब वो कमरे में अकेली बैठी थी तो डायरी अपने आप खुली। पन्ने हवा में तेजी से पलटे और एक जगह आकर रुक गए। उस पन्ने पर लिखा था, उसने मेरा प्यार नाटक समझा। वो हमेशा चाहता था कि मैं उसके राज को किसी को ना बताऊं। लेकिन जब मैंने उसकी असलियत जान ली तो उसने मुझे खत्म कर दिया। रिया ने पन्ने पर हाथ रखा और अचानक उसके दिमाग में जैसे कोई तस्वीर चमकी। उसे लगा कि उसने उस लड़के को पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? रिया ने तय किया कि वो अपने सपनों और डायरी की बातें सच करने के लिए शहर में ढूंढेगी। वो हॉस्टल से बाहर निकली और पुराने बाजार की तरफ गई। एक पुरानी किताबों की दुकान पर उसे वही चेहरा नजर आया। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें वही थी। वो लड़का अब बूढ़ा हो चुका था। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से दुकान का बोर्ड पढ़ा, वर्मा एंड सन्स बुक स्टोर। उसे अचानक याद आया, डायरी में भी वर्मा नाम का जिक्र था। उस रात जब रिया कमरे में लौटी तो उसने आईने में फिर से उस औरत को देखा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने उसे ढूंढ लिया? अब तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो तुम्हारी भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। रिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे? मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। अनामिका ने धीमी हंसी और बोली, तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा है, तुम्हें ताकत भी मेरी ही मिलेगी। बस मेरा बदला पूरा करो। रिया ने नींद में देखा कि वो उसी कमरे में है। उसके सामने ज़मीन पर खून बह रहा है और खून से बनी आकृति बार बार लिख रही है, वर्मा वर्मा वर्मा। रिया नींद से चीख कर उठी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। लेकिन जब उसने कमरे की दीवार देखी, वहां सच में खून से लिखा हुआ था, वर्मा को मत छोड़ना। अब रिया को सब समझ में आने लगा था। अनामिका की मौत के पीछे उसका प्रेमी वर्मा था। वो डरता था कि अनामिका उसकी गंदी सच्चाई सबके सामने ला देगी और इसी डर में उसने उसे धोखे से जहर दे दिया। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर वर्मा का वो राज क्या था? क्यों वो चाहता था कि अनामिका चुप रहे? उस रात रिया ने फिर से सपना देखा। सपने में उसने खुद को अंधेरे कमरे में पाया। कमरे की दीवारें काली थीं और बीच में एक लाल रंग की कुर्सी रखी हुई थी। उस कुर्सी पर बैठा वही वर्मा, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए। उसने अपने पास जमीन पर पड़े एक छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ था। बच्चा रो रहा था। रिया का कलेजा मुंह को आ गया। वर्मा धीरे धीरे हंस रहा था और बोला, ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर अनामिका ने मुंह खोला तो मुझे सबको खत्म करना पड़ेगा। रिया नींद से कांपते हुए जागी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सुबह होते ही रिया ने डायरी के आखिरी पन्नों को खंगालना शुरू किया। वहां लिखा था, वो सिर्फ मेरा प्रेमी नहीं था, वो अंधेरे कामों में शामिल था। उसके हाथ कई मासूमों के खून से सने थे। मैंने जब उसे रंगे हाथ पकड़ा तो उसने मुझे चुप रहने को कहा, लेकिन मैंने इनकार किया और उसी रात उसने मुझे जहर दे दिया। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब सारा राज साफ हो चुका था। वर्मा एक काला धंधा करता था, बच्चों की तस्करी और उनकी बलि।
अनामिका ने जब ये देखा तो उसे खत्म कर दिया गया। उस रात फिर आत्मा रिया के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चिल्लाई, तुम्हें अब चुप नहीं रहना है। वो आज भी जिंदा है, आज भी मासूमों का खून बहा रहा है। अगर तुमने उसका राज दुनिया को नहीं बताया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। रिया ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं अकेली, मैं क्या कर सकती हूँ? वो बोली, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैं हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। रिया ने अगली शाम हिम्मत जुटाई और वर्मा की दुकान पर गई। वो बाहर से एक बूढ़ा शरीफ दुकानदार लगता था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चालाकी और लालच छुपा हुआ था। रिया दूर से उसे देख रही थी। तभी उसकी नज़र दुकान के पीछे वाले कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर बच्चों के खिलौने जैसी आवाज़ें आ रही थी। रिया का दिल धड़कने लगा। क्या वर्मा अब भी वही खिलौना खेल खेलता है? उस रात जब रिया वापस हॉस्टल आई तो आत्मा फिर सामने आई। उसने गुस्से में कहा, डर मत, याद रख ये तेरा बदला है, तेरी मौत का, तेरी आत्मा का, तेरे अपमान का बदला है। अब वक्त आ चुका है। रिया चुपचाप खड़ी, उसके दिल में जैसे डर छुपा हुआ था, मगर उसे गुस्सा भी आ रहा था। रिया सोई हुई कई दिनों हो गए थे। अचानक उसके कानों में बच्चों की चीख गूंजने लगी। वो उठी तो देखा कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अगर अब भी चुप रही तो अगली मौत तेरी होगी। रिया अब समझ चुकी थी कि वो आत्मा उसे चैन से नहीं छोड़ेगी। जब तक कि वो वर्मा का सच उसके सामने नहीं लाएगी, वो चैन से नहीं रहने देगी। रिया ने तय कर लिया कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। वो सीधे वर्मा की दुकान पर पहुंची। वर्मा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, कुछ किताब चाहिए? लेकिन रिया की आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी। उस मुस्कान के पीछे कितनी हैवानियत छुपी है, ये वो जान चुकी थी। रिया ने शांत स्वर में कहा, किताब नहीं चाहिए, बस आपसे थोड़ी बातें करनी है। वर्मा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शायद उसे पहली बार किसी अजनबी की नज़र में इतना गुस्सा दिखाई दिया था। रिया ने ध्यान दिया कि दुकान के पीछे वाला दरवाज़ा आधा खुला है। वहाँ से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी वर्मा ने उसके सामने हाथ रख दिया और बोला, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा निजी हिस्सा है। रिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार आंखें तरेरते हुए कहा, निजी हिस्सा या गुनाहों का अड्डा? वर्मा का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में पल भर के लिए वही हैवान झलक दिखी जिसे अनामिका ने कभी देखा था। उसी रात जब रिया हॉस्टल लौटी, आईने में फिर अनामिका की झलक उसे दिखी। उसकी आंखें खून से लाल थी। वो मुस्कुराई, तूने सही किया, लेकिन ये शुरुआत है। उस दरवाजे के पीछे वो राज छुपा है जिसे दुनिया को जानना है। रिया ने डरते हुए कहा, अगर मैं पकड़ी गई तो? अनामिका ने ठंडी आवाज़ में कहा, तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इस बार तू अकेली नहीं रहेगी, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन रिया ने हिम्मत जुटाई। वो फिर दुकान पर गई। इस बार उसने जानबूझकर वर्मा से बातचीत में उसे उलझा दिया और धीरे से पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा अंधेरा था, लेकिन वहाँ टेबल पर कुछ कागज़ बिखरे हुए थे। कागज़ों पर बच्चों के नाम और उम्र लिखी थी, जैसे किसी का हिसाब किताब हो रहा हो। और कोने में रखा एक पुराना खिलौना खून से सना हुआ था। रिया के हाथ कांपने लगे। ये वही सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या ढूंढ रही हो? रिया ने पलट कर देखा। वर्मा खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वो पूरी तरह शैतान लग रहा था। वो धीरे कदमों से आगे बढ़ा और बोला, लगता है तू भी उसी की तरह जिद्दी है। अनामिका भी यही करना चाहती थी, पर याद रख, उसका अंजाम तूने देखा है। रिया पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैरों में जैसे जकड़न थी।
आईने में अचानक अनामिका की परछाई उभर आई। वो चीख कर बोली, डर मत, ये वक्त है जब तुझे मेरे बदले की आग जलानी है। उस रात रिया सो नहीं पाई। कमरे की दीवारों पर बार बार खून से वही शब्द लिखे मिलते, वर्मा को मत छोड़ना। रिया अब समझ चुकी थी कि कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है। अनामिका की आत्मा अब उसे चैन से नहीं सोने देगी जब तक कि वो वर्मा को उसके गुनाहों की सजा नहीं दिलाती। रिया को वर्मा ने पकड़ लिया और दुकान के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया। वो दरवाज़ा बाहर से ताला लगाकर छोड़ दिया गया था। बहुत जिज्ञासा थी ना तुझे, अब इसी अंधेरे में सड़। यही अनामिका की आत्मा भी सड़ रही है। रिया डर के मारे काँप रही थी। कमरा घुप अंधेरा था। सिर्फ एक टूटा हुआ आईना दीवार पर टका हुआ था। रिया ने आईने में देखा और वहां उसका चेहरा नहीं बल्कि अनामिका का चेहरा दिखा। आंखें खून से लाल और चेहरे पर गुस्सा। अनामिका की आत्मा गरजी, ये वक्त है रिया, तेरी नसों में मेरा खून बह रहा है। ताले, दीवारें, अंधेरा, कुछ भी तुझे रोक नहीं सकता। अचानक कमरे का ताला अपने आप हिलने लगा और जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे तोड़ दिया हो, ताला गिरकर फर्श पर टूट गया। रिया ने दरवाज़ा खोला। उसके भीतर अब डर कम और गुस्सा ज़्यादा था। रिया बाहर निकली तो देखा वर्मा मोमबत्ती की रोशनी में कुछ कागज़ जला रहा था। वो सबूत मिटा रहा था। रिया चिल्लाई, ये सब तू नहीं कर पाएगा, तेरे गुनाहों का हिसाब अब यही होगा। वर्मा पलटकर हंसने लगा। उसकी हंसी में वही हैवानियत थी। वो बोला, तेरे जैसी एक लड़की पहले भी आई थी, उसका अंजाम तू जानती नहीं। अब तू भी उसी रास्ते पर जा रही है। इतना कहते ही कमरे का माहौल बदल गया। मोमबत्ती की लौ एकदम नीली हो गई। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। आईने में अनामिका की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और बाल बिखरे हुए थे। वो गरजी, वर्मा, तेरे गुनाहों का हिसाब अब होगा। जिस जहर से तूने मुझे मारा था, आज वही जहर तेरे खून में दौड़ेगा। वर्मा डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में पहली बार भय था। रिया के हाथ में अचानक वही पुरानी डायरी आ गई। डायरी के पन्ने अपने आप जलने लगे और उसमें से लाल धुआं उठा। आत्मा बोली, डायरी खोल और उसका नाम पढ़। उसका अंत उसी नाम से होगा जिससे उसने धोखा दिया था। रिया कांपते हुए चिल्लाई, वर्मा। जैसे ही उसने नाम पुकारा, वर्मा की चीख गूंज उठी। उसके शरीर पर खून के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य चाकू से उसे काटा हो। वो गिरा और तड़पने लगा। उसकी चीखें दुकान की दीवारों में गूंजने लगी। रिया वहीं खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। आईने में अनामिका की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी आंखों से बहता खून थम गया था। वो बोली कि अब इंसाफ पूरा हुआ, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। धन्यवाद रिया। इतना कहकर वो धुंध में बदल कर गायब हो गई। रिया अकेली खड़ी रह गई, कांपती हुई, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष था। रिया खुश थी कि किसी की वजह से उसकी ज़िंदगी में भी बहार आई और उसकी वजह से किसी की आत्मा को शांति मिली और कोई गुनहगार अंतिम सांस ले लिया। रिया को अपने कामों पर बहुत ही गर्व हुआ और आश्चर्य भी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना किसी आत्मा से होगा और वो इतना बड़ा काम कर जाएगी। फिर रिया ने अपनी पढ़ाई खत्म की और वहाँ से वापस लौट आई। घर आकर जब रिया ने मुझसे और सबसे ये बात बताई तो हम बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि रिया बचपन से ही बहुत ही नाजुक और कमज़ोर दिल वाली थी। और उसने ये कहानी जैसे ही हमें सुनाई, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमने सबसे पहले सिर्फ यही सोचा कि कैसे रिया ने ये सब
हैंडल किया, कैसे उसने अकेले ये सब झेला, क्योंकि एक नाजुक सी लड़की के लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल था। मगर आज रिया बहुत ही खुश है और उस डर से बाहर निकल चुकी है और उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है।